है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कोरोना है या नहीं है, इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं कि भाई आप इधर सवाल उठाइए, आप उधर सवाल उठाइए, आप यहां क्यों सवाल उठा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि ना, हम कुछ कहेंगे ही नहीं। लेकिन हम ये भी आपको कहेंगे कि आप किसी की सुनिए मत, अपने दिल की सुनिए। लेकिन आंकड़ों को तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या कह रहे हैं, आंकड़ों में एक संदेश है। तो इधर उधर किसी की मत सुनिए, आंकड़ों की मानिए। आंकड़े क्या कह रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। उसे आप इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। दिखाइए आंकड़े क्या कह रहे हैं। कोरोना से डरिए, हमारी नहीं तो आंकड़ों की मानिए। शुक्रवार तक 24 घंटे में 694 नए पॉजिटिव केस। इनमें से सबसे ज्यादा 368 केवल रांची के। झारखंड के हर जिले तक पहुंचा कोरोना। हर जिले में मौजूद है एक्टिव केस। सिर्फ शुक्रवार का आंकड़ा देखिए। बोकारो में 29, देवघर में 9, धनबाद में 33, दुमका में 32, पूर्वी सिंहभूम में 93, गढ़वा में 2, गिरिडीह में 6, गोड्डा में 5, गुमला में 18, हजारीबाग में 11, जामताड़ा में 7, खूंटी में 10, कोडरमा में 9, लातेहार में 5, लोहरदगा में 3, पाकुड़ में 24, पलामू में 1, रामगढ़ में 5, रांची में 368, साहेबगंज में 16, सिमडेगा में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 6 मामले। अरे रुको जरा, अभी खत्म नहीं हुआ। पिछले 20 दिन में जमशेदपुर में 643 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 44 लोग ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर दोबारा कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। ये आंकड़ा लगभग 7% का है। अब इनके बीच एक और बात सुन लीजिए। अभी 15,300 सैंपल ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आने हैं। अभी इस सैंपल की जांच नहीं हुई है। अब हमें अक्सर लोग कह रहे हैं कि हट, कोरोना थोड़ी है, चुनाव वाले राज्य में कोरोना दिखाई है, वहां तो कोरोना नहीं है, और पता नहीं क्या क्या फलाना और ठिकाना। लेकिन अब आप तय कर लीजिए, कोरोना है या नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं, हमारी मत सुनिए, लेकिन आंकड़ों की सुनिए। डरोगे तो जियोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो भाई, कोरोना से आपका डरना बेहद जरूरी है। आंकड़े जो कह रहे हैं उन आंकड़ों की मानिए, हमारी मत मानिए आप। हमारी मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है कि जो आंकड़े कह रहे हैं आप उसकी सुनिए। और हम आपको अभी डॉक्टरों से जोड़ेंगे। हमने सोचा कि भाई हम किससे बात करें, इससे जुड़ी किसकी बात पर आप विश्वास करेंगे। तो हमने सोचा कि चलिए हम उनके पास पहुंचते हैं जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि हाँ वो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जो समझ सकते हैं, जो ढंग से समझाएंगे कि हाँ ये कोरोना है क्या भला, क्या ये सच में है या सच में नहीं है, जो भी बातें हैं। तो हमने सोचा कि हम उन्हीं से बात करते हैं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ चिकित्सकों से जुड़ें, ताकि आपके मन में जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएं। हमारा मकसद, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको डराना चाहते हैं, तो मकसद हमारा ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप सतर्क रहें। आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
डॉक्टर रोहित कुमार झा रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रांची से डॉक्टर रोहित कुमार झा का स्वागत करता हूं, जो हमारे साथ तो डॉक्टर रोहित कुमार झा साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सर, कोरोना को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, और अब तक जितना हमने देखा है कोरोना, तो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई इसमें सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। मिसकंसेप्शंस पर ध्यान मत दीजिए। अगर हम पिछले कुछ समय के आंकड़े देखते हैं तो हम देखते हैं कि जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं, और जिनको मास्क नहीं पहनना है, सतर्कता नहीं बरतनी है, तो उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। कुछ लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि पूरे देश में एक काम कीजिए, चुनाव करवा दीजिए, जहां चुनाव होते हैं वहां पर क्या कोरोना नहीं होता है। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, थोड़ी कम आ रही है आवाज। अच्छा, मैं बोलता हूँ, वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा मेरी आवाज ढंग से पहुंचे डॉक्टर रोहित तक कोशिश की जाए इसकी। सर, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को आपका क्या संदेश है? क्या इन मिसकंसेप्शंस में उन्हें आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि मैं लोगों को अपनी बात पहुंचा सकूं। दूसरा, कोरोना से रिलेटेड जो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल नॉर्मल जनरल पब्लिक का ही है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ समय पहले से ऐसा मान लिया है कि कोरोना अब ख़त्म हो गया या अब हमें और एहतियात नहीं बरतनी है, जो कि सबसे मेरे हिसाब से गड़बड़ चीज़ है। क्योंकि कोरोना वायरस जिस हिसाब से फैला हुआ है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वैक्सीन और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद का परहेज करना और लोगों में एहतियात बरतने की जागरूकता लाना, जिसमें कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, समय समय पर हाथ धोना। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही नित्यंत आवश्यक हैं, जो कि अभी पिछले 3-4 महीने से पब्लिक नहीं समझ रही है। हर जगह मार्केट में दुकान खुले हुए हैं, लोगों की भीड़ लग रही है, लोग एक दूसरे के ऊपर सटे हुए हैं, चढ़े हुए हैं, चाहे वो यातायात देख लें, हम लोग हॉस्पिटल में डे टू डे ओपीडी में देख लें, तो सबसे बड़ा कारण वही आ रहा है। दूसरा जो प्रमुख कारण है, हेलो जी बोलें सर। दूसरा जो प्रमुख कारण है उसका ये है कि जिन लोगों को वैक्सीनेट हो गए हैं, वो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हमें वैक्सीन हो गई, अब तो हमें कोरोना छू नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कोरोना का लगातार इस वायरस के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन एक तरह की जेनेटिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत वायरस के अंदर का जेनेटिक प्रोफाइल चेंज हो जाता है और वो दूसरे जेनेटिक प्रोफाइल का बन जाता है, जिस वजह से क्रॉस इन्फेक्शन या दूसरे तरह का कोरोना इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग जो वैक्सीन देते हैं वो कंप्लीटली 100% श्योरिटी नहीं प्रदान कर रही है। उसके बाद भी हमें सारे एहतियात बरतने बहुत ही जरूरी हैं। इसीलिए वो एहतियात बरतना, मास्क पहनना, हाथों को बराबर धोते रहना, किसी भी अनजान जगह पे पहुंचने में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो सब बहुत ही जरूरी है। और इस मिसकंसेप्शन पर लोग ध्यान ना दें कि कोरोना खत्म हो गया है या अब हमें कोरोना नहीं हो सकता, मैं तो वैक्सीनेट हो गया हूं, तो ये सब तभी हमें कोरोना पे नियंत्रण पा पाएंगे हम लोग। बिल्कुल, मतलब प्रिकॉशंस जो हैं, इन प्रिकॉशंस को रखना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर रोहित, मैं एक सवाल जो है वो आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये समझना बेहद जरूरी है। मैं आपके पास वापस आता हूं। हमारे साथ जमशेदपुर से भी डॉक्टर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं धनबाद से भी। डॉक्टर नकुल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जमशेदपुर में हमारे साथ हैं, और धनबाद से डॉक्टर आर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नकुल चौधरी साहब, आप तो चूंकि चिकित्सक हैं, सबसे पहला सवाल जो है मेरा आपसे ये है सर कि एलोपैथी तो चलिए ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन बाकी जो इलाज के हमारे पास ऑप्शंस हैं, चाहे होम्योपैथी की बात करें, चाहे आयुर्वेद की बात करें, तो क्या कोरोना के लिए इन सब की तरफ से भी क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं, या कुछ ऐसा है कि हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सके? इन सब बाकी जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की जो पैथी है उसका इस्तेमाल करके। डॉक्टर नकुल चौधरी साहब।
हाँ, इस संबंध में मेरा ये कहना रहेगा कि चूंकि वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है और कोरोना एक वायरल जी सर, बोले बोले, हम सुन रहे हैं सर, बोले। तो है क्या कि इसमें सबसे पहले बॉडी का इम्यूनिटी घटता है। जी। और इम्यूनिटी घटने के कारण ही परेशानियां ज्यादा होती है। अच्छा। दूसरी बात है कि जो निमोनिया डेवलप करता है तो उस निमोनिया के लिए तो बाकी किसी पैथी में कुछ नहीं हो सकता। तो निमोनिया का इलाज तो हमें ही करना है। बाकी जो भी चीजें हैं जी, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर करना ताकि इन्फेक्शन को जल्दी से कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए दूसरा जो भी आपका अल्टरनेटिव वेब है, हाँ, वो थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, लेकिन इसमें कारगर इलाज जो हम लोग का WHO का जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से संभव है। अच्छा। जी। इसीलिए इलाज के मामले में पूर्णतया जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वही कारगर है, उस पे निर्भर रहना ज्यादा उचित है। जी जी। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर RR मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। धनबाद से सर का ताल्लुक है, आयुर्वेदाचार्य भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सर, एक सवाल जो है मेरा फिर से वही है कि आयुर्वेदिक जो पद्धति है, चूंकि ये नेचुरोपैथी एक नेचुरल विधि है ट्रीटमेंट की, कोरोना में आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो कितना कारगर है सर? बहुत अच्छा कारगर है। जी जी जी। मतलब किस तरीके से हम मतलब विश्वास किया जा सकता है, संभव है कि हाँ, एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक किया जा सके, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था आयुर्वेद में जिससे कि भाई इम्यूनिटी बूस्ट हो सके और कोरोना हमारे आसपास ना आ सके? दर्शकों को ऐसा कोई संदेश? 100%। कैसे सर, कैसे? पहले हमारा कोरोना जो है सो ये, हेलो जी जी, बोले सर, आवाज आ रही है आपकी, बोले। हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको दवा की आवश्यकता है ना? तो हमें दवा भी लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करना है, मास्क लगाना है ना? नहीं, मैं डॉक्टर RR मिश्रा साहब से पूछना चाह रहा था। डॉक्टर RR मिश्रा भी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाह रहा था कि भाई आयुर्वेदिक पद्धति के हिसाब से अगर इम्यूनिटी बूस्ट करने की कोशिश की जाए तो उसका क्या उपाय है? चूंकि हमें ऐसा कहा गया कि भाई काढ़ा पीजिए, क्वाथ का इस्तेमाल कीजिए, सारी चीजें, लेकिन इन सब में भी देखा गया कि अति सर्वत्र वर्जयेत। जो लोग अत्यधिक काढ़ा पी ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि उन्हें बवासीर की शिकायत हो जा रही है, उनके साथ ऐसा आ रहा है कि भाई पेट गर्म हो जा रहा है। तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या उसमें कि हम इम्यूनिटी भी बूस्ट करें और कोई साइड इफेक्ट भी नजर ना आए, ऐसा कुछ? मिश्रा जी। बिल्कुल है ना? क्या किया जा सकता है? सुबह में च्यवनप्राश ले, है ना? उसके बाद दूध में हल्दी मिला करके पिए। काढ़ा जो है, काढ़ा में आपको गिलोय हो गया, दालचीनी हो गया, लौंग, मुनक्का, है ना? इसको आप उबाल करके पीजिए। यह जो है सो बवासीर में कोई दिक्कत ही नहीं करेगा। अच्छा, डॉक्टर नकुल चौधरी के पास मैं एक बार आना चाहूंगा, क्योंकि सर हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, उनका ताल्लुक जमशेदपुर से है। सर, कोरोना को लेकर के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसा दावा किया जा रहा है, मार्केट में भी बहुत कुछ है ऐसा कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाइए, और मतलब हर चीज ऐसी है जिसमें आपके इम्यूनिटी बढ़ा लिए जाने का दावा किया जा रहा है।
तो आखिर कोरोना से बचाव का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? किस तरीके से क्या खान पान किया जाए, लोग क्या ऐसा करें कि भाई कोरोना से अभी बचा जा सके? क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं ये तो डराने वाले हैं। डॉक्टर नकुल। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 85% जो मरीज हैं वो सेल्फ क्योरिंग है। अच्छा। उसके लिए जी सर, बोलते हैं, आपकी आवाज आ रही है। इलाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ इम्यूनिटी बूस्टर या विटामिन मिनरल्स वगैरह को लेके ठीक हुआ जा सकता है। हाँ, लेकिन जो बाकी 20 to 15% मरीज हैं वो सारे सिम्टोमेटिक मरीज हैं और उसमें गहन चिकित्सा की जरूरत है। अच्छा। और उसमें ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। उसके वायरल लोड घटाने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स भी जी देना पड़ रहा है जी। तो इन सारी स्थितियों में 15 to 20% मरीज को गहन चिकित्सा की जरूरत है और वही हम लोग के लिए परेशानी का कारण है। अच्छा। बाकी जो भी 80% मरीज हैं, 85% मरीज है, सेल्फ लिमिटिंग है और उनके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। वो सिंपल मेडिसिन जो है उसमें वो ठीक हो जा रहे हैं। तो हम लोग के लिए जो सबसे परेशानी है वो 15 to 20% मरीज जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एंटीवायरल ड्रग एंड अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो उन सारे जगहों में हम लोग को खास करके ज्यादा सावधानी की जरूरत है। तो खाना हम लोग को ऐसा खाना है जो कि इम्यूनिटी बढ़ावे, प्रोटीन डाइट ज्यादा से ज्यादा लेना है, इन्फेक्शन से बचना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है। क्योंकि सिंपल कोई इन्फेक्शन भी अगर लगता है तो बॉडी इम्यूनिटी घटता है और इसके कारण स्थिति ये हो जाती है कि कोरोना वायरस का भी संक्रमण का संभावना बढ़ जा रहा है। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग को सावधानी की जरूरत है कि इन्फेक्शन को इनवाइट ही नहीं करें, दूर दूर रहें और स्वस्थ भोजन का इस्तेमाल करें। अच्छा। और यदि थोड़ी भी परेशानी हो तो जो भी अस्पताल हैं नजदीक में उनसे संपर्क करें। डॉक्टर रोहित के पास मैं एक बार फिर से आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। जमशेदपुर का आंकड़ा ये कह रहा है कि 7% ऐसे लोग हैं, 7% ऐसे लोग हैं, मतलब 44 केसेस ऐसे सामने आए हैं जो एक बार कोरोना होकर के उन्हें ठीक हो गया, साल भर के अंदर उन्हें दूसरी बार ये नए स्ट्रेन से वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो क्या पिछली बार, चूंकि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूं, ठीक भी हो चुका हूं, तो क्या चांसेस हैं कि मैं फिर से कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूं, कोरोना वापस से मेरे अंदर प्रवेश करेगा, मुझे फिर से इन्फेक्ट करेगा, फिर से मैं बीमार पड़ूंगा, मेरी एंटीबॉडी कमजोर है, इसके चांसेस क्या हैं और मेरे लिए क्या एहतियात है? डॉक्टर रोहित, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक सर? हाँ, हेलो। यस डॉक्टर रोहित, सवाल आपसे है मेरा कि भाई जमशेदपुर के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। अच्छा, आवाज नहीं आई। जी, जमशेदपुर के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं सर, कि भाई 44 मरीज ऐसे हैं जिन्हें साल भर के अंदर दूसरी बार कोरोना हो गया है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि भाई एक बार कोरोना अगर ठीक हो जाता है तो शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो भाई उस एंटीबॉडी का क्या हुआ? मेरे लिए क्या कुछ खास प्रिकॉशंस हैं कि उन प्रिकॉशंस को हम फॉलो करें? जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका है, हमारे लिए खतरा ज्यादा है, हमारे लिए खतरा कम है, इसे किस तरीके से देखा जाए? जो दोबारा इन्फेक्ट हो रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एक बार कोरोना हो गया, मैं उससे ठीक हो गया पूरी तरह से, मेरे शरीर में एंटीबॉडी बन गई तो अब मैं जीवन भर के लिए सुरक्षित हूं कोरोना से। क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि लगातार स्ट्रेन्स में म्यूटेशन हो रहा है और नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं जो कि पिछले वाले स्ट्रेन से कंप्लीटली बायोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो एंटीबॉडी बनती है वो क्रॉस प्रोटेक्शन तो देती है, लेकिन 100% क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं देती है। अच्छा। तो दो पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी कोरोना से अफेक्टेड हो चुके हैं और रिकवर हो चुके हैं,
वो भी इक्वली प्रोन है सेकेंड कोरोना इन्फेक्शन के लिए इन दिस सेकेंड वेव, या फिर कोई जो नया स्ट्रेन आएगा उसके थ्रू अफेक्टेड होने के लिए भी वो बराबर ही मतलब रिस्क में है। और सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए भी सब मिला जुला कर एक ही बात रह जाती है कि परहेज करना, क्योंकि हम लोग इससे परहेज कर इक्वली सबको डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, वो सब सबके लिए बराबर ही है। चाहे हमने वैक्सीन ले लिया है, चाहे हम पहले से कोरोना से अफेक्टेड हो चुके हैं, तो भी हमें ऐसा नहीं है कि हमें इससे 100% सिक्योरिटी मिल चुकी है। इसलिए क्योंकि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं न्यू स्ट्रेन से। अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे कलीग्स भी सामने आए हैं जो कि ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुके हैं और दोबारा फिर उनको कोरोना हुआ है। अच्छा, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि पहले कोरोना हो गया तो अभी आपको माइल्ड वेरिएंट का ही होगा। डिपेंड अपॉन द पर्सनल इम्यूनिटी एंड अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस, वो डिपेंडिंग, सबके लिए बात बराबर ही है। अच्छा, मतलब परहेज इसे मैं रखना ही आसान सबसे भाषा में अगर important है। कहूँ, आसान भाषा में मैं इसे अगर समझना चाहूँ तो मान लिया कि अगर मुझे कोरोना हुआ, ठीक हो गया, तो ये नए स्ट्रेन के लिए तो मैं बिल्कुल एकदम नए केस की तरह हूँ, मुझे उसी शिद्दत से कोरोना होगा जिस बिल्कुल, केस, हाँ, शिद्दत बिल्कुल से नए पहले केस की हुआ। तरह है। हाँ, पहले होगा, हाँ पहले होगा, बिल्कुल। अच्छा। तो वही लोगों में अभी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अभी जनरल ओपीडीज में भी जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि सर मुझे तो पहले कोरोना हो गया था, अब तो मैं सेफ हूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमें समझाते हैं उन्हें कि नहीं ऐसा नहीं है, आप भी इक्वली प्रोन है सेकेंड वेव में इन्फेक्टेड होने के लिए। तो इसलिए वो बात बराबर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले कोरोना हो गया या मैंने वैक्सीन ले ली तो वी आर सेफ। यही एक अगला सवाल मेरा यही था, ये वैक्सीन से जुड़ा हुआ था। मैं नकुल जी के पास आऊंगा। नकुल सर, यही वैक्सीन से जुड़ा मेरा सवाल है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है, पहली डोज लगा रहे हैं तो भी हो जा रहा है, दूसरी डोज लग गई है उसके बावजूद हो जा रहा है। तो लोगों का ये मन में संशय आ रहा है कि क्या ये वैक्सीन कारगर नहीं है, या फिर वैक्सीन के बाद एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में हमें अपने को प्रिकॉशंस रखनी है कि भाई उसके बाद ही ऐसा होगा कि कोरोना हमें नहीं होगा। बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं, लोग मतलब डर रहे हैं कोरोना को लेकर के। तो क्या किया जाए इसको लेकर के? क्या वैक्सीन के बाद भी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, नहीं है? डॉक्टर नकुल। हाँ, ये इस मामले में एक दो बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि पहला डोज लेना है, सेकेंड डोज जो पहले शेड्यूल किया गया था 28 डेज में, अब उसको बढ़ा के 42 टू 56 डेज कर दिया गया है। और सेकेंड डोज लेने के 45 डेज बाद तक लोगों को जो पुरानी सावधानियां हैं वो बरतनी है। और अभी जो भी वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल है, दो तरह के वैक्सीन अवेलेबल है, एक कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन है। कोविशील्ड की जो इफिकेसी है वो अभी के हिसाब में जो 28 डेज लिया गया है वो 60 to 70% है, और जो कोवैक्सीन है उसकी इफिकेसी अराउंड 80 to 82% है। और अभी जो 42 to 56 डेज पे इसको रीशेड्यूल किया गया है, तो इससे जो इफिकेसी है वो अराउंड 90 तक आ रहा है। लेकिन वो भी जो आ रहा है तो फिर सेकेंड डोज लेने के 45 डेज बाद ही कंप्लीट एंटीबॉडीज शरीर में आ रहा है। तो प्रोटेक्शन हो रहा है, ये सही बात है, काफ़ी हद तक हो रहा है। लेकिन फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज लेने के 45 बाद तक एकदम पूर्णतया उसी नियम का पालन करना है जो वैक्सीन लेने के पहले की स्थिति थी। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं जिस स्ट्रेन का, स्ट्रेन बदलने से ये स्थिति हो रही है कि एंटीबॉडी उतना नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है जितना कि फर्स्ट स्ट्रेन को कर रहा है। जैसे अभी जो सेकंड वेव आया है थोड़ा सा स्ट्रेन चेंज होके आया है, तो ऐसी स्थिति में प्रोटेक्शन मिलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत हद तक मिलता है। और हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे क्रिटिकल मरीज थे जिन लोगों ने 2 डोज ले लिया है, 50 डेज पार कर गए हैं, तो उन लोगों को हुआ है कोरोना, लेकिन बहुत माइल्ड इन्फेक्शन और बहुत जल्द रिकवर कर गए हैं। अच्छा। इसलिए वैक्सीन के कारगर होने में कहीं शक नहीं है, लेकिन हम लोग इस प्रोटोकॉल को याद रखें कि वैक्सीन लेने के बाद भी प्रोटेक्शन चालू रखना है। अच्छा, मैं एक बार डॉक्टर आर मिश्रा के पास आ रहा हूँ, क्योंकि सर आयुर्वेद आचार्य हैं आप। तो मेरा सवाल ये है कि पिछली बार जब कोरोना 1 साल पहले आया तो हमें कहा गया कि गिलोय जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, कहा गया कि अश्वगंधा जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, कहा गया कि भाई तुलसी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो अभी भी ये जो नया स्ट्रेन आ रहा है कोरोना का,
क्या ये गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और बाकी की जो ये चीजें हैं उसी तरीके से इफेक्टिव हैं इससे लड़ने में भी, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? डॉक्टर आर मिश्रा। जी 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 बिल्कुल, वो सारा ड्रग्स जो है वही सारा ड्रग्स अभी इफेक्टिव है ना। और मान लीजिए कि जैसे लंग्स को इफेक्ट किया तो उसमें कुछ अदर दवा जो है श्वास का चिंतामणि रस, अदरक भस्म, ये सारी चीज़ चलती है। लेकिन गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये हमारा इम्यूनिटी बहुत अच्छा ही बढ़ाता है ना। नाक में अनु तेल जरूर डालें और गर्म पानी में हल्दी डाल करके भाप लें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी जी। में हल्दी को मिक्स करके और उसका भाप लेना, ये बहुत असरदार है। बहुत असरदार है। हल्दी गर्म पानी को खौला लें, है ना, और उसमें हल्दी का चूर्ण डाल दें। हल्दी अच्छा। का चूर्ण डाल करके और टॉवल से सर को ढक करके उसका भाप लेने से वो बहुत असरदार है। ये और नाक में अनु तेल ये दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट आप सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हल्दी तो बहुत सर्वसुलभ है, हर घर में मिल जाएगी। तो अगर दर्शकों को ऐसा लगता है कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए डॉक्टर आर मिश्रा की तरफ से एक बहुत अच्छा सजेशन है कि भाई पानी को खौला लें और उसमें फिर 1 चम्मच हल्दी डालें और उससे जो भाप निकल रही है उस भाप को आप लेंगे तो ये आपके लिए बहुत असरदार होगी, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी कारगर होगी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है और बहुत सारे कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस हैं जो क्लियर हो रहे हैं। जी जी बोलें। साथ में अनु तेल नाक में 2-2 बूंद जरूर डालें। कौन सा तेल सर? हेलो जी जी, अनु तेल। ये अनु तेल क्या होता है? अनु तेल आपको होता है, अगर अनु तेल नहीं मिलता है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल डाल सकते हैं। अनु तेल वैसे मिलेगा कहाँ? दर्शकों में से अगर कोई जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा, पतंजलि का भी आता है, श्री का भी आता है, डाबर का भी आता है अनु तेल। चलिए, तो अनु तेल का आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, एक बार फिर से मैं अनु तेल नहीं मिल एक बार मैं फिर डॉक्टर रोहित के पास भी आऊंगा, डॉक्टर नकुल के पास भी आऊंगा और आर मिश्रा साहब आपके पास भी मैं आऊंगा। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक है हमारा, एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कोरोना पर जानकारी हम अभी आपसे और लेंगे, क्योंकि और भी सवाल हैं जो दर्शकों के मन में भी हैं, जो मेरे मन में भी हैं। अगर दर्शकों को लगता है कि भाई उनके मन में कोई ऐसा सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक हैंडल पर, हमारा प्रोग्राम ये लाइव है, वहां पर जाकर के अपने सवाल को पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनसे वो सवाल पूछ सकूं। आपको लगता है कि आपके मन में ऐसी कोई क्वेरी है, ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आप हमारे पैनलिस्ट से चाहते हैं तो हम उनसे ये जवाब ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और सवालों के साथ। अब दर्शकों को एक बड़ी खबर हम बता देते हैं, रांची से ये बड़ी खबर है। खबर ये है कि एक निजी स्कूल में, रांची के एक बड़े स्कूल में कई कोरोना संक्रमित मिले हैं और नामकुम के एक निजी स्कूल में कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। असल में एक साथ 16 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इस स्कूल में। आपको बता दें कि 6 से ज्यादा निजी स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नामकुम में स्कूल स्थित है और प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है। प्रशासन की तरफ से स्कूल को सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित छात्राएं जो पाई गई हैं उन्हें निगरानी में रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि नामकुम के एक निजी स्कूल में हड़कंप मच गया है। 16 से ज्यादा शिक्षक जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 6 से ज्यादा निजी स्टाफ भी ऐसे हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिन छात्राओं को कोरोना संक्रमित पाया गया है उन्हें बाकायदा निगरानी में रखा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। रांची के नामकुम में एक स्कूल है जिस स्कूल में कोरोना संक्रमण पाया गया है और बड़े पैमाने पर पाया गया है, जिस कारण से हड़कंप मच गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। खबर नामकुम रांची से 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 16 शिक्षक और 6 से ज्यादा निजी स्टाफ भी स्कूल में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुछ छात्राएं जो हैं वो भी संक्रमित पाई गई। और
सहयोगी अजय लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, खबर है कि निजी स्कूल है, 16 शिक्षक, कई छात्राएं, 6 से ज्यादा निजी स्टाफ, स्कूल सील। आगे की अपडेट्स बताइए। डराने वाली एक खबर है। कोशिश ये हो रही थी कि आगामी 5 अप्रैल से स्कूलें खुलेंगी और 8 से लेकर 12 तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार का जो तस्वीर सामने आया है, नामकुम का एक बड़ा निजी स्कूल है, नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि स्कूल की अपनी प्रतिष्ठा है। पिछले दिनों वहां पर पेरेंट्स मीटिंग हुई थी और उसमें करीब 1200 से ज्यादा गार्जियंस को स्कूल वालों ने अपने यहाँ बुलाया था रिजल्ट के लिए। स्कूल के शिक्षक भी थे, प्रिंसिपल भी थे और तमाम लोगों के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई। उसके बाद जब यह तय हुआ कि 5 अप्रैल से स्कूलें खुलेंगी और बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा, लिहाजा प्रशासन ने जब वहां के शिक्षकों का कोरोना टेस्ट कराया तो अचानक से विस्फोट हुआ। 16 शिक्षक और आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल के स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। लिहाजा आज स्कूल को सील कर दिया गया है और साथ ही किस शिक्षक से किस गार्जियन की मुलाकात हुई, कितने दूरी के आसपास वो अपने बच्चों का रिजल्ट देख रहे थे, क्या बातें हुई, इन तमाम लोगों के अब संपर्क जिला प्रशासन इकट्ठा कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 16 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, बड़ी संख्या में अभिभावक को भी इस चपेट में आ सकते हैं। लिहाजा जिला प्रशासन ने स्कूल के तमाम शिक्षकों से उन पेरेंट्स की पूरी लिस्ट मांगी है कि आपके यहाँ कौन कौन पेरेंट्स आए थे, किस बच्चे के साथ आए थे, पूरी लिस्टिंग की जा रही है। उसके बाद एक बार फिर से जब जांच होगी तो मुझे लगता है कि दायरा बढ़ सकता है। ये बेहद ही डराने वाली खबर है। नामकुम का एक बड़ा स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, लिहाजा छात्राओं के भी कोरोना संक्रमित पाए जाने की आशंका मंडराने लगी। अभिषेक, बिल्कुल, चलिए अजय, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। बहुत बड़ी खबर है ये और डराने वाले भी खबर है। चलिए डॉक्टर रोहित हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार डॉक्टर रोहित के पास आना चाहूंगा अब, चूंकि एक दर्शक ने सवाल पूछा है। एक दर्शक है हमारे जिनका नाम है राकेश गुप्ता, वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल से सवाल पूछ रहे हैं कि सर, डॉक्टर रोहित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वो जानना चाहते हैं कि जिन्हें एक्यूट अस्थमा है, क्या उनके लिए वैक्सीन लेना सही है? क्या सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो इस सवाल का जवाब चाहेंगे। ये आ रही आपकी आवाज? हाँ जी, कि जिनको एक्यूट अस्थमा है, जिनको एक्यूट अस्थमा है उनके लिए वैक्सीन क्या सेफ है? क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई मतलब गाइडलाइन नहीं है कि मतलब ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स को नहीं लेना है। लेकिन एक्यूट एपिसोड, जब एक्यूट एक्सरसेबेशन है किसी को, या स्टेटस एज़मेटिकस बोलते हैं हम लोग, जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उस समय पेशेंट्स अवॉइड करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल, जब एक्यूट एपिसोड सबसाइड हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल कोर्स में वो ले सकते हैं। बट ड्यूरिंग एनी कोई भी बीमारी जो अपने एक्यूट फेज में है, जहां पर पेशेंट की ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है पेशेंट्स, तो वहां पर थोड़ा अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर रोहित, एक और सवाल है, चूंकि ये सवाल बहुत कॉमन सा है और एक मिसकंसेप्शन को हटाना भी ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस डर से वैक्सीन नहीं ले रहे हैं कि उनका ये कहना है कि भाई वैक्सीन जो है ये प्रॉपर तरीके से शायद इस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, आनन फानन में वैक्सीन को जो है रिलीज कर दिया गया। और उदाहरण देते हैं कि आप देख लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन सूट नहीं कर रही, वैक्सीन लगाने के बाद उनकी फीवर आने के बाद डेथ हो जा रही है, या कई तरह के उनमें सिम्टम्स आ रहे हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जा रही है। तो क्या ऐसा भी संभव है कि वैक्सीन के कारण किसी की डेथ हो सकती है, किसी की जान जा सकती है? देखिए, वो तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि वैक्सीन को बनाने में एहतियात नहीं बरती गई है या आनन फानन में बनाई गई है। वैक्सीन पूरे कंप्लीट ट्रायल्स के बाद ही मार्केट में लॉन्च हुई है और इस वैक्सीन का सक्सेस इस रेट से आप कह सकते हैं कि भारत सबसे बड़ा वैक्सीन निर्यात करने वाला देश बना है, जो कि काफ़ी सारे देशों में वैक्सीन भारत के थ्रू ही सप्लाई हो रही है।
इसीलिए ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल ही गड़बड़ है कि वैक्सीन के बनाने में या उसके प्रिजर्वेशन में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि वैक्सीन पूरे सरकार के दिशा निर्देश के थ्रू ही आ रही है और जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं सभी पर सारी एहतियात बरती जा रही है। जो वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन करना है या वायल खुलने के बाद 2 घंटे के अंदर उसे खत्म करना है, कितना अमाउंट ऑफ डोज देना है, वो सब सभी जगह से बिल्कुल एहतियात के साथ हम लोग सभी जो डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो लोग बरत रहे हैं। इसीलिए उसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जहां तक कुछ कैजुअलिटीज या कुछ अनटुवर्ड्स इवेंट की बात है आफ्टर वैक्सीनेशन, वो नॉर्मल है, वो किसी भी वैक्सीन के साथ या किसी भी मेडिकेशन के साथ ऐसा हो सकता है। इसका इस वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है, ये बस एक कोरिलेशन है, ये सत्य से परे है कि मतलब उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। हाँ, 1% साइड इफेक्ट तो हर जगह रहता है किसी भी वैक्सीन का, किसी भी दवाई का, तो वो हो सकता है अच्छा, 1% एक सवाल और वैक्सीन इज सर, कंप्लीटली डॉक्टर सेफ। रोहित, एक सवाल स्पेशली आपसे आया है, आपका Yes, नाम sir. लेकर के सोशल मीडिया पर हमारे पास आया है। ये आरोही झा जी हैं जो सवाल पूछ रही हैं डॉक्टर रोहित आपसे कि भाई कोविशील्ड या कोवैक्सीन, हाँ, आखिर किसकी तरफ जाना चाहिए? देखिए ये बहुत ही मतलब तो दोनों ही वैक्सीन इक्वली एफिकेशियस हैं, लेकिन मतलब लोगों का रुझान अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कोविशील्ड बेटर है, कुछ लोग कह रहे हैं कोवैक्सीन बेटर है, लेकिन दोनों ही वैक्सीन जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो कोविशील्ड वाज बेटर देन कोवैक्सीन माना। कि कोविशील्ड ज्यादा इफेक्टिव है या ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, लेकिन एक जो लेटेस्ट ट्रायल आया है, अभी जो लेटेस्ट ट्रायल आया था उसमें एफिकेसी कोवैक्सीन की थोड़ी ज्यादा दिखाई गई है कंपेयर टू कोविशील्ड। कोविशील्ड, अच्छा ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो मतलब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए एक सवाल और आया है, रश्मि मुखर्जी मैडम है, ये भी आपसे ही सवाल पूछ रही हैं। इनका सवाल ये है कि भाई मेरे फादर को डॉग बाइट के 2 इंजेक्शन लगे हैं, अभी और कंटिन्यू होगा रेबीज इंजेक्शन, तो सर क्या मैं अपने फादर को कोविड वैक्सीन लगवा सकती हूँ? उनका ये सवाल है। देखिए इसमें तो एक बार इम्यूनोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन फिर भी 2 लाइव वैक्सीन हम लोग साथ में अवॉइड करते हैं, ठीक है, साथ में अवॉइड करते हैं, लेकिन आई थिंक वन कैन गो अहेड, आप करवा सकते हैं वैक्सीन, कोई इसमें ऐसे गड़बड़ी नहीं है। एक बार सजेशन लिया जा सकता है, कोवैक्सीन एक बार सजेशन लिया जा सकता है और उसके बाद फिर ये एक बार सजेशन लिया जा सकता है जी, बढ़ जा सकती हैं, अच्छा, चूंकि अब एक डॉक्टर साहब मुझे मिल गए हैं सामने बैठे हुए, देखिए ये मेरी खुशकिस्मती है, तो एक सवाल मैं अपने लिए भी डॉक्टर आपसे लेना चाहूंगा। डॉक्टर रोहित, मैं खुद भी एक शुगर का पेशेंट हूं। अब कहा ऐसा जाता है कि भाई जो शुगर के पेशेंट होते हैं या जिन्हें लिवर का इशू होता है, किडनी की इशू होती है, एस्थमेटिक होते हैं, तो वो कोरोना को लेकर के वो ज्यादा प्रोन हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आई कैन गो फॉर वैक्सीन, मैं वैक्सीन के लिए जा सकता हूं, या फिर मुझे कुछ खास प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? क्या खास प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट्स को लेने चाहिए? खाने पीने में ऐसी क्या कौन सी चीजें हैं जो हमें ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम जो है हटा सकते हैं, हमें बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, हमारे लिए वर्जित हैं? तो इस पर भी सर थोड़ा सा सजेशंस आपसे चाहिए होंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो कि जहाँ की वैक्सीन के लिए जा सकते हैं कि नहीं, तो ऑलमोस्ट कोई भी पेशेंट, चाहे वो डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, कोई भी क्रोनिक इलनेस से जूझ रहे हैं, कैंसर पेशेंट, मैं कैंसर का रोग विशेषज्ञ हूँ, तो रोज मुझे फोन आते हैं, पेशेंट आते हैं कि सर मैं कैंसर रोग से ग्रसित हूँ, मेरी कीमो चल रही है, मेरा ऑपरेशन होना है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? तो यस, आप सभी वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन में ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आपका कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है या सर्जरी पेंडिंग है या अभी आपको डायबिटीज है तो नहीं लेना है। अदर देन एक्यूट इलनेस, समथिंग कोई बहुत ज्यादा एक्यूट इलनेस है, उसी समय आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो फॉर वैक्सीन। जहां तक डायबिटिक और लीवर डिजीजेज या रीनल डिजीजेज उन पेशेंट्स की बात है, तो उन लोगों में जनरली इम्यूनिटी कम होती है, स्पेशली मेरे प्रोफेशन में आएंगे तो कैंसर पेशेंट डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा परहेज रखना है कंपेयर टू अदर्स। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है और साथ में डायबिटीज अगर है तो शुगर को मैक्सिमम कंट्रोल में रखना है। जितना कम से कम सोशल गैदरिंग एंड पब्लिक एक्टिविटीज कर सकें वो उतना अवॉइड करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हमेशा वियर ऑन करें ताकि इम्यूनिटी अपनी मेंटेन रहे, और साथ में अपना डाइट एंड एवरीथिंग जो भी आप ले सकते हैं खाने पीने में, चाहे वो आयुर्वेदिक साइड पॉइंट ऑफ व्यू से हो या एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो भी हेल्दी फूड्स हैं वो खाना है, बदपरहेजी नहीं करनी है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग ये सब अवॉइड करनी है। अच्छा, यही मूल मंत्र है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ये सवाल मेरे सहयोगी का है आपसे
कि भाई उनके सामने कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पर कि जो बीपी के पेशेंट थे या जो हार्ट पेशेंट थे, जो कि ऑलरेडी मेडिकल सुपरविजन में है, जो दवाइयां ले रहे हैं, तो उन लोगों को वैक्सीन डिनाई कर दी गई। तो ये इन जनरल हुआ है या ये किसी पेशेंट स्पेशल के लिए ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर को लगा होगा कि इज नॉट फिट फॉर टेकिंग वैक्सीन, तो उस केस के लिए है? हाँ, ये पेशेंट स्पेसिफिक हुआ होगा कि वो पेशेंट में, जैसा मैं आपको बताया, कोई भी जब एक्यूट इलनेस होती है या फिर जनरल कंडीशन काफ़ी पुअर होती है, जबकि पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी गड़बड़ है, तो वैसे कंडीशन में कभी कभी अवॉइड कर रहे हैं हम लोग। तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर्स की टीम है चिकित्सीय परामर्श के लिए पूरी तरह से कि इनमें देना है कि नहीं देना है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, एक पर्टिकुलर पेशेंट स्पेसिफिक या डिजीज स्पेसिफिक हम लोग ऐसा मान सकते हैं, ऐसा इसको जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल सर, ये लास्ट सवाल आपसे होगा। सवाल ये होगा मेरा कि चूंकि सोशल मीडिया पर हमारे ये भी सवाल आ रहा है कि कोलकाता में कोई केस निकला, बंगाल में कोई केस निकला, आखिर वहां पर केसेस क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो लोगों के मन में ये भी है सवाल है कि भाई जहां चुनाव होते हैं वहां पर आखिर केसेस कम क्यों हो जाते हैं? तो क्या ऐसा कुछ होता है या फिर केसेस सामने नहीं लाए जा रहे हैं इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है? एक डॉक्टर इसको किस नजरिए से देखता है? इस सवाल का जवाब अगर एक डॉक्टर से मांगा जाए तो डॉक्टर क्या जवाब देगा सर? देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना एक स्टेट स्पेसिफिक होगा कि इसी स्टेट में होगा या स्टेट में ज़्यादा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर टेरिटरी में थोड़ा ज़्यादा इंसिडेंसेस हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में बिल्कुल भी केसेस नहीं होंगे। केसेस हर जगह ही हैं और मतलब सब जगह बराबर ही लोग रिस्क में हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोग सेफ हैं या कुछ लोग अनसेफ ज़्यादा हैं। चाहिए लोग हल्के में ना लें, सतर्कता तो बढ़ती ही चाहिए, चाहे वो हल्के में ना, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, इसीलिए वो हल्के में ना ले किसी भी तरह से। चलिए, और खास करके मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों नहीं वैक्सीन को सभी के लिए कर दिया जाए, मैंडेटरी फॉर ऑल इन इंडिया, जैसे कि बाकी फॉरेन कंट्रीज में है कि जो भी 18 ईयर्स एंड अबव है उनको वैक्सीन दे दिया जाए। तो वो अभी पॉसिबल इंडिया में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है, वी आर ऑलमोस्ट क्रॉस टू मोर देन 1 बिलियन। तो उसके लिए है कि उतना वैक्सीन और सबका डबल डोज, तो उतना डोज एक साथ वैक्सीन का प्रिपेयर कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अभी वैक्सीन 18 एंड अबव को देना नहीं है। जो ज़्यादा रिस्की ग्रुप है उन लोग 45 एंड अबव और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको भी देना, उसको अभी टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए लोग भ्रमित ना हो कि मतलब वैक्सीन हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए वैक्सीन, कि सबके बारी आएगी। वंस इतना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो जाए तभी हम लोग पूरा कर पाएंगे। चलिए डॉक्टर रोहित, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और सीरियसली मन में जो भी क्वेरीज थी उन क्वेरीज को आपने कम से कम सॉल्व आउट कर दिया। मतलब मुझे नहीं लगता कि दर्शकों के मन में अब बहुत सारे सवाल होंगे। बहुत शुक्रिया कि आप न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़े सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर के आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं, और कोरोना को हराना बेहद जरूरी है। देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन आप डॉक्टर की मानिए। आप देखिए कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, इन आंकड़ों की मानिए। देखिए, अकड़ना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अकड़ होनी चाहिए, लेकिन अकड़िए मत इस मामले में।